कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। सिसोदिया महल। मेघा की आवाज़ सुनकर चंदा को ऐसा लगा जैसे उसने पहले भी वो आवाज़ कहीं सुनी हुई है। वो हैरानी से मेघा की तरफ देखते हुए बोली, क्या मैं तुम्हारा चेहरा देख सकती हूँ? उसकी बात पर मीना के चेहरे का रंग उड़ गया। वो झट से बोली, नहीं नहीं रानी साहिबा, मेरा मतलब है अगर आप चाहें तो मेघा का चेहरा देख सकती हैं, लेकिन वो क्या है ना, उसका चेहरा जला हुआ है। चेहरे का एक हिस्सा पूरी तरह से खराब हो चुका है। ऐसे में अगर आप उसे नहीं देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। चंदा फीका सा मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, अगर ऐसा है भी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा सब कुछ भगवान का दिया होता है। अगर वो कभी हमारे किसी हिस्से को खराब करे तो उसे भी बस भगवान की मर्जी समझकर अपना लेना चाहिए। ये बोलकर उसने मेघा का घूंघट अपने हाथों में पकड़ा और उसके चेहरे से हटा दिया। अगले ही पल उसके चेहरे पर कुछ अजीब से एक्सप्रेशन थे। मेघा का चेहरा सच में एक तरफ से जला हुआ था, लेकिन फिर भी उसका बाकी चेहरा देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि अगर उसका चेहरा जला ना होता तो वो कैसी दिखाई देती। मेघा ने अपनी नज़रें झुकाई हुई थी। वो अपने हाथ जोड़कर बोली, अगर आप मुझे ये नौकरी दे दे रानी साहिबा तो आपका बहुत उपकार होगा। चंदा मुस्कुरा कर बोली, मैं आपको कुछ देने वाली कोई नहीं होती। आपको हाथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस महल में दासी का काम कर सकती हैं। आप एक काम कीजिए, बाबा की देख रेख का काम आप ही ले लीजिए, लेकिन याद रहे उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपको उनका ध्यान अच्छे से रखना है। मेघा अपना सर हाँ में हिलाकर बोली, आप आइए मेरे साथ अंदर, मैं आपको सारी दवाइयाँ समझा देती हूँ। ये बोलकर उसने मेघा को अपने साथ अंदर चलने का इशारा किया तो मेघा तुरंत अंदर की तरफ आ गई। मीना भी उसके पीछे पीछे थी। अब उसने राहत की एक सांस ली। तभी उसे याद आया कि कैसे जब वो चंदा के पास मेघा को लेकर आ रही थी तो रास्ते में उसने यही सोचा कि अगर गलती से भी चंदा ने मेघा का चेहरा देख लिया तो क्या होगा, क्योंकि मेघा मेघा नहीं थी, बल्कि मेघा के नाम के पीछे ममता जी छुपी थी। उसने अपना ये डर ममता जी के साथ साझा किया तो ममता जी को समझ आ गया था कि उन्हें क्या करना है। वो महल के पीछे वाले हिस्से में गई जहाँ पर काम चल रहा था और वहाँ मजदूर वगैरह लगे हुए थे, जिनके साथ उनकी पत्नियाँ भी थीं। उन्हीं में से एक को मीना और ममता दोनों अंदर ले आई और फिर चंदा ने अब उसी का चेहरा देखा था, जबकि ममता जी तो कुछ दूरी पर ही खड़ी थी, लेकिन उन्होंने अपना चेहरा घूंघट से छुपा रखा था, इसलिए वो किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। चंदा ने मेघा को सारा काम समझा दिया था और अब वो आराम से टेंशन फ्री होकर वापस अपने कमरे में आ गई थी। लेकिन कमरे में राजवेंद्र नहीं था तो उसका मन लगा ही नहीं और वो महल के आंगन में आ गई जहाँ पर पापड़ और बड़िया वगैरह बना रही थी। वो सब देखकर चंदा मुस्कुराई और उनके साथ काम करने लगी। तो एक दासी जल्दी से बोली, आप क्या कर रही हैं रानी साहिबा, आप ये सब मत कीजिए। चंदा मुस्कुराई और बोली, क्यों, अगर मैं ये सब करूँगी तो क्या हो जाएगा? वो दासी जल्दी से बोली, आप रानी साहिबा हैं, आपको ये सब काम शोभा नहीं देता। ये सब काम तो हम दासियों को करने का है। चंदा कुछ कहती उससे पहले ही राजवेंद्र वहाँ पर आया। उसने चंदा की तरफ देखते हुए कहा, मुझे प्यास लगी है रानी साहिबा, क्या आप कमरे में एक गिलास पानी भिजवा देंगी? उसकी बात पर चंदा का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। जिस तरह वो सबके सामने उसे रानी साहिबा कह रहा था, उसके तो रोंगटे खड़े हो रहे थे। वो कुछ कहती उससे पहले ही राजवेंद्र कमरे की तरफ बढ़ गया था और अब चंदा जल्दी से किचन में गई। एक दासी उसके पीछे पीछे आई और बोली, आप ये मुझे दे दीजिए रानी साहिबा, राजा साहब के लिए पानी मैं ले जाती हूँ, आप बस मेरे आगे आगे चलिए। चंदा ने अपने हाथ को पीछे की तरफ किया और बोली, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं राजा साहब के लिए पानी ले जाऊंगी। तुम जाओ, जाकर बाकी का काम करो। ये बोलकर वो अब सीधा अपने कमरे में वापस आ गई। अंदर आते ही उसकी नज़र राजवेंद्र को ढूंढ रही थी, लेकिन राजवेंद्र उसे कहीं नज़र नहीं आ रहा था। वो खुद से ही बोली, ये क्या बात हुई, राजा साहब मुझसे पानी मंगवा कर खुद यहाँ से ना जाने कहाँ चले गए। मुझे लगता है बाहर बैठक में गए होंगे या फिर बाबा के कमरे में, मैं वहीं जाकर देखती हूँ। ये बोलकर वो जैसे ही पलटने लगी, पीछे से राजवेंद्र ने उसे अपनी बाहों में भर लिया।
चंदा का दिल धक सा रह गया। एक पल के लिए तो जैसे उसकी धड़कन ही छूट गई थी। राजवेंद्र ने अब अपना चेहरा उसके कंधे पर रखा और बोला, ये पापड़ बनाना, बढ़िया बनाना तुम्हें शोभा नहीं देता है चंदा। तुम्हें शोभा देता है अपने राजा साहब को प्यार करना, तो तुम यही काम किया करो ना। चंदा के चेहरे पर अब लंबी सी स्माइल थी। राजवेंद्र ने उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके हाथों से वो ट्रे लेकर साइड में रखते हुए बोला, इंसान को वही काम करने चाहिए जो उसे शोभा दे। चंदा उसकी तरफ तिरछी नज़रों से देखते हुए बोली, आप सच में बहुत शैतान हो गए हैं राजा साहब। अभी तो कल की पूरी रात हमने एक दूसरे के साथ बिताई और आज सुबह से भी मैं आपके साथ हूँ, फिर भी आपको प्यार में कमी लग रही है। राजवेंद्र उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचकर बोला, मैंने कब कहा कि मुझे प्यार में कमी लग रही है? बस इतना कहा कि मुझे और प्यार करो। और मैं क्या करूं? इसमें मेरी क्या गलती है कि मेरा दिल तुम्हें हमेशा ही प्यार करने को करता है? तो तुम हो ही ऐसी चंदा, किसी गुलाब के फूल की तरह, और मेरा मन करता है कि उसकी खुशबू मैं बस अपने पास समेटता रहूं। उसकी बातों से चंदा का चेहरा और भी ज़्यादा लाल होने लगा था। वो शर्माते हुए बोली, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ पानी देने आई थी राजा साहब। मुझे अभी बाहर बहुत काम है, तो मुझे बाहर जाने दीजिए। ये बोलकर वो बाहर की तरफ जाने लगी। राजवेंद्र ने तुरंत उसकी कलाई पकड़ी और चंदा ने पलटकर उसकी तरफ देखा। राजवेंद्र उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, तुम्हें सच में मुझसे ज़्यादा ज़रूरी कोई और काम है? उसकी बात पर चंदा कुछ पल खामोश रही और फिर चुपचाप जाकर उसके सीने में सिमट गई। राजवेंद्र ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में समेट लिया था। कुछ देर बाद वो उसे खुद से अलग करते हुए बोला, अब तुम जा सकती हो। वैसे तो बहुत सारी शिकायतें हैं मेरी तुमसे, लेकिन उन्हें मैं रात में आराम से दूर करूंगा कि कैसे तुम अपने राजा साहब पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। उसकी बातों का मतलब चंदा बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। वो अब मुस्कुराई और बाहर की तरफ चली गई। वहीं दूसरी तरफ मीना ममता जी के साथ महल से बाहर आ गई थी। इस वक्त वो दोनों एक गाड़ी में बैठी थी और गाड़ी तन्वी के पास जा रही थी। मीना ममता जी की तरफ देखते हुए बोली, मैंने कहा था ना आपको, वो चंदा दिखती मासूम है लेकिन है बहुत चालाक। ममता जी नफरत भरे एक्सप्रेशन लिए बोली, अगर वो चालाक है तो क्या हुआ? इस बार उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह जाएगी। अपने बेटे की मौत का बदला तो मैं उससे लेकर ही रहूंगी, फिर बेशक से कुछ भी क्यों ना हो जाए। मीना कुछ सोचते हुए बोली, वैसे उस तन्वी ने आपको बताया कि वो क्या करने वाली है? मतलब कोई प्लान? क्योंकि जिस तरह से उस चंदा का दिमाग चलता है, ज़्यादा देर छुपकर महल में रहना आपके लिए आसान नहीं होगा बड़ी रानी साहिबा। उसकी बात पर ममता जी भी सोच में पड़ गई थी कि आखिर अब उन्हें आगे करना क्या है, और इस पर डिस्कशन करने के लिए ही वो तन्वी के पास जा रही थी। रात का वक्त, डाइनिंग टेबल पर खाना लग चुका था। चंदा ने सामने की तरफ देखा जहां पर मनोहर जी मेघा के साथ आ रहे थे। मेघा को देखकर चंदा मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि जिसे वो मेघा समझ रही है, अब वो मेघा नहीं बल्कि घूंघट के पीछे ममता जी हैं, जिनके इरादे इस बार हद से ज़्यादा खतरनाक हैं। जैसे ही मनोहर जी डाइनिंग टेबल पर पहुंचे, चंदा मुस्कुराई और उनके लिए चेयर पीछे की तरफ करते हुए बोली, बैठिए बाबा, मैं आपके लिए खाना परोसती हूँ, तब तक राजा साहब भी आते होंगे। मनोहर जी हल्का सा मुस्कुरा कर बोले, रहने दो चंदा, मैं उसका इंतज़ार करूंगा। एक बार वो आ जाए उसके बाद साथ में ही खाना खाना शुरू करेंगे। चंदा ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोली, जैसी आपकी मर्जी बाबा। तकरीबन 1 मिनट बाद ही राजवेंद्र वहां पर आया और आकर चंदा के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। चंदा ने मुस्कुराते हुए मनोहर जी और राजवेंद्र दोनों को खाना परोसा और फिर खुद भी आकर राजवेंद्र की साथ वाली चेयर पर बैठ गई। राजवेंद्र हल्का सा उसके चेहरे की तरफ झुका और बोला, यहाँ बैठकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी चंदा। उसकी बात पर चंदा के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए। अगले ही पल राजवेंद्र ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया तो चंदा उसकी बात का मतलब अच्छे से समझ गई। वो अपनी कलाई को हल्का हल्का घुमा रही थी, लेकिन राजवेंद्र उसकी कोशिशों को पूरी तरह से नाकामयाब कर रहा था। मनोहर जी चुपचाप अपना खाना खा रहे थे, लेकिन तभी उनकी नज़र चंदा पर गई। वो उसकी तरफ देखते हुए बोले, क्या हुआ चंदा बेटा, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? चंदा मुस्कुराई और बोली, खा रही हूँ बाबा, बस थोड़ा धीरे धीरे खा रही हूँ। ये बोलकर उसने अपना दूसरा हाथ आगे की तरफ किया।
उसका राइट हैंड राजवेंद्र के हाथ में था, तो अपने लेफ्ट हैंड से खाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे खा रही थी और राजवेंद्र को उस पर हंसी आ रही थी। उसे हंसते हुए देख चंदा ने उसे एक बार फिर से घूर कर देखा। मनोहर जी अब अपनी जगह से उठे और बोले, मेरा खाना हो गया, अब तुम दोनों खाना खाओ या फिर आराम से नोक-झोंक करते रहो। ये तुम दोनों देखो, वैसे तुम दोनों लड़ते हुए भी बड़े प्यारे लगते हो। वैसे तो अब तुम दोनों के ऊपर से हर बुरी बला टल चुकी है, लेकिन तुम दोनों को कभी किसी की नज़र ना लगे, इसलिए हमने कल के लिए एक पूजा रखी है। उसके बाद तुम जहाँ जाना चाहो जा सकते हो राजवेंद्र। ये बोलते हुए उन्होंने एक नज़र राजवेंद्र को देखा। राजवेंद्र ने उन्हें बता दिया था कि वो चंदा को लेकर बाहर जाना चाहता है, कुछ दिन उसके साथ सुकून से बिताना चाहता है। अब वो सीधे सीधे ये तो नहीं बोल सकता था कि वो हनीमून पर जाना चाहता है, इसलिए बस सुकून का नाम ले लिया, जबकि मनोहर जी उसकी बातों का मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ रहे थे। उसकी बात सुनकर चंदा का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि राजवेंद्र ने मनोहर जी से क्या ही कहा होगा। अब वो अपनी नज़रें ऊपर की तरफ नहीं उठा पा रही थी। वहीं अपनी बात बोलकर मनोहर जी ने अपने कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ा दिए। ममता जी जो वहीं साइड में खड़ी थी, उनके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। हल्का सा उन्होंने अपना पल्लू ऊपर की तरफ उठाकर चंदा और राजवेंद्र की तरफ देखा था और उनकी बढ़ती हुई नज़दीकियों से उनके सीने पर इस वक्त सांप लौट रहा था। लेकिन कल की पूजा के बारे में सोचकर उनके चेहरे पर एक बार फिर से तिरछी मुस्कुराहट आ गई थी। आज जब वो तन्वी से मिलने उसके पास गई थी, तो तन्वी के साथ मिलकर उन्होंने यही डिसाइड किया था कि बहुत जल्दी वो लोग चंदा पर अटैक करेंगे। उन्हें राजवेंद्र और मनोहर जी को फिलहाल अपना निशाना नहीं बनाना। उनका निशाना फिलहाल चंदा थी, क्योंकि उनके हिसाब से चंदा की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा था। मनोहर जी के बाद अब वो भी उनके पीछे पीछे चल दी, क्योंकि उन्हें मनोहर जी को दवाइयाँ जो देनी थी। वहीं चंदा ने अब एक बार फिर से राजवेंद्र की तरफ देखा और बोली, आपने बाबा से हमारे हनीमून के बारे में कहा क्या? राजवेंद्र मुस्कुराया और बोला, हाँ बात की थी मैंने, और वो बोले कि हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हनीमून पर जा रहे हैं, हम लोगों को तो पहले ही निकल जाना चाहिए था। चंदा हैरानी से बोली, आप ऐसी बात बाबा से कर भी कैसे सकते हैं राजा साहब, आपको लज्जा नहीं आई क्या? राजवेंद्र मजाकिया लहजे में बोला, लज्जा? वो यहाँ पर काम करती है क्या? पर मैंने तो आज तक किसी लज्जा नाम की दासी के बारे में नहीं सुना। आप ही बताइए, यहाँ पर कोई लज्जा नाम की दासी काम करती है क्या? ये बोलकर वो सामने खड़ी दासी की तरफ देख रहा था। वो दासी जल्दी से अपना सरनामे हिलाकर वहाँ से भाग गई। उसे तो राजवेंद्र की बातों पर शर्म आ रही थी और अब चंदा ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। लज्जा को तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल राजवेंद्र ने उसे एकदम कश्मीरी सेब बना दिया था। कुछ देर बाद वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहर गार्डन में वॉक कर रहे थे। राजवेंद्र चंदा की तरफ देखते हुए बोला, बहुत जल्द ही हम दोनों यूं ही एक दूसरे का हाथ थामकर थाईलैंड में घूम रहे होंगे। चंदा हैरानी से बोली, हम थाईलैंड जा रहे हैं, लेकिन उस दिन तो आपने किसी और देश का नाम लिया था। राजवेंद्र मुस्कुराया और बोला, नहीं, अब मैंने थाईलैंड का सोचा है। वहाँ पर मैं तुम्हें छोटे छोटे कपड़े पहनाऊंगा और तुम्हारे साथ सड़कों पर घूमते हुए रोमांस करूंगा। उसकी बात पर चंदा ने तुरंत उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और बोली, चुप हो जाइए राजा साहब, आप तो कतई बेशर्म हो गए हैं। ऐसे खुले में कोई इस तरह की बातें करता है क्या? और मैं नहीं पहनने वाली कोई छोटे मोटे कपड़े, मैं तो साड़ी में ही आपके साथ घूमूंगी। राजवेंद्र ने उसकी उंगलियां अपने होठों से हटाई और बोला, ये तो पॉसिबल नहीं है चंदा, मैं तो वहाँ पर तुम्हें शॉर्ट्स और स्कर्ट के साथ साथ शॉर्ट ड्रेस भी पहनाने वाला हूँ। उसकी बात सुनकर चंदा के गाल शर्म से अभी से गर्म होने लगे थे। शर्माते हुए उसने अपनी नज़रें झुकाई और फिर तुरंत वहाँ से कमरे की तरफ भाग गई। राजवेंद्र उसकी हरकत पर हंसा। अब वो भी चंदा के पीछे पीछे कमरे में आया। चंदा दुबक कर बिस्तर पर लेटी हुई थी। आज तो राजवेंद्र अपनी बातों से ही उसका बुरा हाल कर रहा था, इसलिए वो पहले ही सोने की एक्टिंग कर रही थी। राजवेंद्र बिस्तर पर बैठा और कुछ सोचते हुए बोला, वैसे एक राजा कितनी रानियां रख सकता है चंदा? मेरे हिसाब से 4-5 तो उसे रखनी ही चाहिए। सोमवार को सोमवती, मंगलवार को मंगला, बुधवार को कोई बुद्ध सी, वीरवार को वेरोनिका टाइप,
शुक्रवार को उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही चंदा तुरंत अपनी जगह पर उठकर बैठी और अगले ही पल राजवेंद्र पर झुक गई। उसने उसके शर्ट को कसकर अपनी मुट्ठी में जकड़ा और उसे गुस्से भरी नज़रों से देखते हुए बोली, खबरदार, अगर आपने किसी मंगला बंगला का नाम भी लिया तो बेशक से एक राजा हजारों रानियां रख सकता है, लेकिन आपकी रानी हमेशा मैं रहूँगी। मेरे अलावा और किसी के बारे में आपने सोचा भी तो मैं जान ले लूँगी आपकी। राजवेंद्र उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि मेरी मासूम सी चंदा इतनी खतरनाक भी हो सकती है। कहाँ तो तुम मुझे राजा साहब कर कर सारा दिन मेरे आगे पीछे घूमती हो और अब तुम मुझे सरेआम धमकी दे रही हो। चंदा भी तुनक कर बोली, अगर आपको धमकी लगती है तो धमकी सही, मेरे अलावा आप किसी और की तरफ नज़र उठाकर तो देखिए, मैं सच्ची बता रही हूँ। आपने अपनी चंदा का कभी वो रूप देखा नहीं होगा जो आप देख लेंगे। राजवेंद्र ने अब उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, लेकिन अगर तुम मुझे प्यार करो तो क्या पता वो रूप देखने की नौबत ही ना आए। मैं तो इसलिए दूसरी रानी की बात कर रहा था क्योंकि तुम तो मुंह फेर कर सो रही हो। अब बेचारा राजा अपनी तड़प लेकर कहाँ जाए। अगर उसे एक रानी भाव नहीं देगी तो उसे तो दूसरी रानी के पास जाना ही पड़ेगा ना। उसकी बातों का मतलब चंदा बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। अब वो भी तिरछा मुस्कुराई और बोली, अच्छा तो ये बात है, तो जाइए, जाकर आप किसी दूसरी रानी से ही भाव लीजिए। ये बोलकर वो वापस बिस्तर पर लेट गई और उसने दूसरी तरफ चेहरा घुमा लिया। राजवेंद्र ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और झट से उसके ऊपर झुककर उसकी कमर को गोल घुमाते हुए अपनी तरफ किया और बोला, भाड़ में गई दूसरी रानी, बेशक से 1000 लड़कियां मेरे सामने आकर खड़ी हो जाए, लेकिन इस राजवेंद्र सिसोदिया की तड़प को तो बस उसकी रानी साहिबा ही दूर कर सकती हैं। ये बोलकर उसने चंदा के होठों को लॉक कर दिया। और अब सुबह का वक्त तकरीबन 7 बजे। चंदा ने मंदिर में पूजा कर ली थी, लेकिन आज महल में एक खास पूजा थी जिसकी तैयारियां वो अपने हाथों से कर रही थी। धानी भी उसके साथ ही थी जो उसकी सभी कामों में मदद करवा रही थी। लगभग 1 घंटे में सारा काम खत्म करने के बाद चंदा ने अब राहत की एक गहरी सांस ली और बोली, बाकी सब तो अब हो गया है, बस पंडित जी के आने का इंतज़ार है। तब तक मैं एक काम करती हूँ, मैं भी जाती हूँ कमरे में। राजा साहब तो उठ गए होंगे, अब तक तो वो तैयार भी हो गए होंगे। तुम एक काम करो धानी, तुम जाकर मेघा से पूछोगी उसने बाबा के कपड़े वगैरह निकाल दिए ना। बाबा को भी तैयार होना होगा। मैं चली जाती हूँ उनके पास, लेकिन पूजा होने का वक्त होने वाला है, मुझे देरी ना हो जाए, इसलिए तुम सब संभाल लेना। धानी ने अपना सर हाँ में हिलाया और चंदा तेज कदमों से अपने कमरे में आ गई। जहाँ आते ही उसकी नज़र राजवेंद्र पर गई जो आईने के सामने खड़ा था। इस वक्त राजवेंद्र ने वाइट कलर का एक कुर्ता पैजामा पहना हुआ था और वो अपने कुर्ते के बटन बंद कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने चंदा को देखा उसने अपने हाथों को रोका और मिरर में चंदा को देखते हुए ही बोला, क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद करेंगी रानी साहिबा। उसकी बात पर चंदा मुस्कुराते हुए आगे की तरफ आई और बोली, क्यों नहीं, बताइए राजा साहब क्या करना है। यह बोलते हुए वो पीछे खड़ी दीवार से लग गई थी। राजवेंद्र ने अपना हाथ दीवार पर रखा और उस पर झुककर बेहद प्यार से बोला, जितनी हसरत से आप मेरे कुर्ते के बटन खोलती हैं, क्या उतने ही प्यार से अब आप इन्हें बंद भी कर देंगी। उसकी बात सुनकर चंदा का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसने अपनी नज़रें झुकाई और बोली, ठीक है। ये बोलकर वो उसके कुर्ते के बटन बंद करने लगी। राजवेंद्र ने चंदा की कमर पर अपना हाथ रखा और बोला, ऐसे नहीं, रात को तो आप मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरे कुर्ते के बटन खोलती हैं और अब आप अपनी नज़रें झुका रही हैं, ये तो गलत बात है रानी साहिबा। चंदा ने अब हल्का सा अपनी नज़रों को ऊपर की तरफ उठाया और बोली, अब आप मुझे परेशान कर रहे हैं राजा साहब। आपको पता है ना, घर में पूजा है जिसके लिए आप तैयार हो रहे हैं। आप तो तैयार हो गए हैं, लेकिन मुझे अभी तैयार होना है, इसलिए अब आखिरी बटन आप खुद बंद कर लीजिए, मुझे चेंज करना है। ये बोलकर वो बड़ी ही अदा से घूमी और वहाँ से जाने लगी। राजवेंद्र ने तुरंत उसके पेट पर अपना हाथ कसते हुए उसे रोक दिया। चंदा ने पलटकर उसकी तरफ देखा। राजवेंद्र ने अपने कुर्ते के बटन की तरफ इशारा किया तो चंदा ने अब दोबारा उस बटन को अपने हाथ में लिया और उसे बंद करने लगी। राजवेंद्र उसकी गर्दन पर झुका और बोला, बेशक से तुम रानी साहिबा ही क्यों ना हो, लेकिन तुम मेरी चंदा भी हो और मेरी चंदा कभी अपने राजा साहब का हुक्म नहीं टालती।
उसकी बात पर चंदा एक बार फिर से मुस्कुराई और बोली, कभी टालेगी भी नहीं। ये बोलकर उसने बेहद हसरत भरी नज़रों से राजवेंद्र की तरफ देखा और फिर उसके सीने पर झुककर उसे हल्का सा चूम लिया। राजवेंद्र का हाथ उसकी कमर पर और भी ज़्यादा कस गया। अगले ही पल चंदा उससे अलग हुई और क्लोजेट में से अपने कपड़े निकालने लगी। तकरीबन आधे घंटे में वो पूरी तरह से रेडी हो गई थी, लेकिन अब राजवेंद्र कमरे में नहीं था। तकरीबन आधे घंटे में चंदा पूरी तरह से रेडी हो गई थी, लेकिन अब राजवेंद्र कमरे में नहीं था, वो बाहर जा चुका था। वहीं पंडित जी भी आ गए थे और आकर पूजा स्थल पर बैठ गए थे। महल के कुछ दास दासी वहीं पर खड़े थे और अब मनोहर जी के साथ राजवेंद्र भी वहां पर आया। मनोहर जी धानी की तरफ देखते हुए बोले, चंदा अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? धानी तुरंत बोली, बस रानी साहिबा अभी 5-7 मिनट में आती ही होंगी। ये बोलकर उसने अपना चेहरा हल्का सा झुका लिया। वहीं राजवेंद्र और मनोहर जी पूजा में बैठे। राजवेंद्र आगे की तरफ बैठा था और उसके साथ ही अब चंदा आकर बैठने वाली थी। कुछ पलों बाद चंदा अपने चेहरे पर घूंघट ओढ़े वहां पर आई और आकर राजवेंद्र के साथ बैठ गई। राजवेंद्र को कुछ अजीब सा लगा। उसने नज़रें घुमाकर चंदा की तरफ देखा, लेकिन चंदा का चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। उसने अपने चेहरे पर पूरी तरह से घूंघट किया हुआ था, जबकि चंदा ऐसा बहुत कम करती थी। हाँ, उसके सिर पर दुपट्टा हमेशा रहता था, बेशक से उसकी साड़ी का पल्लू हो या फिर उसकी कुर्ती का मैचिंग दुपट्टा, लेकिन यहाँ तो उसने अपना पूरा चेहरा ढक रखा था। पर शायद पूजा में ऐसे ही बैठना हो, ये सोच कर राजवेंद्र ने कुछ नहीं कहा और अब पंडित जी ने पूजा शुरू कर दी। तकरीबन 10 मिनट राजवेंद्र और चंदा अपने हाथ जोड़े यूं ही पूजा में बैठे रहे और फिर पंडित जी ने उन्हें आहुति देने के लिए कहा। राजवेंद्र का दिल इस वक्त हद से ज़्यादा बेचैन हुए जा रहा था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। चंदा ने भी अपना हाथ आगे किया। राजवेंद्र की नज़रें उसके हाथ पर थी। तभी पंडित जी चंदा की तरफ देखते हुए बोले, आप अपना हाथ राजवेंद्र के हाथ पर रखिए। पंडित जी की बात सुनकर चंदा ने तुरंत अपना हाथ राजवेंद्र के हाथ पर रख दिया और अगले ही पल राजवेंद्र का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। एक झटके से वो अपनी जगह पर उठकर खड़ा हुआ और गुस्से से चंदा की तरफ देखने लगा। सब लोग हैरान रह गए। मनोहर जी तुरंत बोले, क्या हुआ राजवेंद्र, तुम इस तरह से पूजा के बीचों बीच उठ क्यों गए? अभी तो पूजा ढंग से शुरू भी नहीं हुई। राजवेंद्र चंदा की तरफ देख रहा था। वो अब खुद को संभालते हुए अपनी जगह पर खड़ी हुई। राजवेंद्र दांत पीसते हुए बोला, क्योंकि ये पूजा मुझे मेरी अर्धांगिनी के साथ करनी है, लेकिन यहाँ पर मेरी अर्धांगिनी नहीं बल्कि उसी की जगह पर कोई और आकर बैठ गया है, जो मुझे एक नज़र भी नहीं बर्दाश्त। उसकी बात पर मनोहर जी हैरानी से बोले, तुम कहना क्या चाहते हो? जैसे ही उन्होंने पूछा, राजवेंद्र ने तुरंत चंदा का घूंघट उठा दिया और अगले ही पल तन्वी का चेहरा सबके सामने था। चंदा वहां पर नहीं थी। चंदा की जगह तन्वी आकर राजवेंद्र के साथ पूजा में बैठ गई थी और अब राजवेंद्र गुस्से से कांपते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई चंदा की जगह लेने की? तन्वी भी गुस्से से बोली, मैंने चंदा की जगह नहीं ली बल्कि चंदा ने मेरी जगह ले ली थी, जो अब मैं वापस लेने आई हूँ, और इस बार मुझसे मेरी जगह कोई नहीं छीन सकता। राजवेंद्र दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें तुम्हारी जगह मैं बहुत अच्छी तरह से दिखाऊंगा, लेकिन पहले मुझे बताओ मेरी चंदा कहाँ है? जाओ धानी, जाकर कमरे में देख कर आओ, चंदा सही सलामत तो है ना? अगर उसे एक खरोच भी आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये बोलते हुए अब उसने तन्वी की तरफ दोबारा देखना शुरू किया। वहीं धानी के साथ दो दासियां जल्दी से चंदा और राजवेंद्र के कमरे की तरफ बढ़ गई, जहां पर वो लोग चंदा को ढूंढ रहे थे, लेकिन चंदा अपने कमरे में नहीं थी। राजवेंद्र अभी भी तन्वी के सामने खड़ा था और गुस्से से उसे घूर रहा था। मनोहर जी तन्वी की तरफ देखते हुए बोले, तुम हमारे दोस्त की बेटी थी, लेकिन तुम लोगों के खराब इरादों की वजह से हमने अपनी दोस्ती तोड़ दी, पर फिर भी तुम लोगों को चैन नहीं पड़ा, जो तुम इस तरह से हमारे बेटे और बहू की जिंदगी में जहर घोलने आई हो। तन्वी ने व्यंग से उनकी तरफ देखा और बोली, आप तो कुछ मत ही बोलिए, जो अपनी बीवी के नहीं हुए वो किसी और को रिश्ते का पाठ ना ही पढ़ाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। राजवेंद्र ने तुरंत उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखकर उसके बालों पर ग्रिप बनाई और बोला, खबरदार, अगर हमारे बाबा से बदतमीजी की तो अभी इसी वक्त मैं तुम्हें जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा। तन्वी व्यंग से मुस्कुरा रही थी और उसकी वो मुस्कुराहट देखकर राजवेंद्र को अब और भी ज़्यादा बेचैनी हो रही थी।
तभी धानी हाँफते हुए वहां पर आई और राजवेंद्र की तरफ देखते हुए बोली, माफ़ कीजिएगा छोटे हुकुम, लेकिन रानी साहिबा अपने कमरे में नहीं है। उन्हें शायद इन्होंने अगवा कर लिया है। वो ठीक तो होंगी ना? उसके सवाल सुनते हुए राजवेंद्र की नज़रें तन्वी पर और भी ज़्यादा गहरी हो गईं और अब तन्वी ज़ोरों से हंसने लगी थी। अगले ही पल राजवेंद्र ने उसके बालों को छोड़ा और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। तन्वी सीधा ज़मीन पर जाकर गिरी, लेकिन दूसरे ही पल उसने खुद को संभाला और आराम से ज़मीन पर बैठते हुए बोली, तुम बेशक से मुझ पर जितना मर्जी हाथ उठा लो राजवेंद्र, लेकिन इससे मुझे तुम्हारी बेचैनी और बौखलाहट ही नज़र आ रही है कि तुम अपनी उस चंदा के लिए कितना तड़प रहे हो, जो अब तुम्हें दोबारा कभी देखने को भी नहीं मिलेगी। ये बोलकर एक बार फिर से वो शैतानों की तरह हंसने लगी। तन्वी की बात सुनकर राजवेंद्र का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ चुका था। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कसी हुई थी और तन्वी उसके सामने ज़मीन पर बैठी थी, जो शैतानों की तरह हंसे जा रही थी। मनोहर जी राजवेंद्र की तरफ देखते हुए बोले, ये वक्त जोश से नहीं होश से काम लेने का है राजवेंद्र बेटा। अगर चंदा को कुछ हो गया तो हम दोनों जीते जी खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए तुम संभालो खुद को और पता करो कि चंदा कहाँ है। और रही बात इस लड़की की, तो हमने ही गलती की थी ऐसे जहरीले सांप घर में लाकर, और आज हम ही सबसे ज़्यादा पछता रहे हैं। राजवेंद्र तन्वी की तरफ देखते हुए बोला, जानता हूँ बाबा कि मुश्किल परिस्थिति में जोश से नहीं होश से काम लेना चाहिए, लेकिन अगर मेरी चंदा नहीं रहेगी तो जोश और होश दोनों ही किस काम के। ये बोलते हुए वो तन्वी के ऊपर झुका। तन्वी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। अगले ही पल राजवेंद्र ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे खींचते हुए बाहर की तरफ लेकर आया। तन्वी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। राजवेंद्र उसे उस जगह लेकर आया था जहां पर उन लोगों को सजा दी जाती थी जो ऐसे गुनाह करते थे जो माफ़ी के लायक नहीं होते थे। राजवेंद्र ने एक दासी की तरफ देखा और कुछ इशारा किया तो दासी शॉक्ड रह गई, क्योंकि जो सज़ा राजवेंद्र तन्वी को देने के बारे में सोच रहा था वो तो आज तक सिर्फ एक ही इंसान को दी गई थी, वो भी इसलिए क्योंकि उसने अपनी ही 10 साल की बच्ची का रेप किया था, जिसके बाद उस आदमी की गर्दन सबके सामने काट दी गई थी। और अब राजवेंद्र शायद तन्वी को वही सज़ा देने वाला था। तन्वी उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मेरा हाथ छोड़ो राजवेंद्र, वरना मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। और तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती करोगे, मुझे डराओगे, धमकाओगे, तो मैं तुम्हें चंदा का पता बता दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते, तुम सिर्फ मुझे डरा रहे हो। राजवेंद्र तिरछा मुस्कुराया और बोला, सच क्या है और झूठ क्या, ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा। एक राजा को पूरा हक है कि अगर कोई उसकी रानी को नुकसान पहुँचाए तो वो उस अपराधी को अपनी मर्जी से सज़ा दे सके, और तुम्हारी सज़ा तो पूरे जयपुर में हमेशा याद रखी जाएगी। ये बोलकर अब वो तन्वी को आगे की तरफ लेकर आया, जहाँ पर दासी ने सामने एक टेबल रख दिया था, जो कोई नॉर्मल टेबल नहीं था। उसके ऊपर गोल कटर बना हुआ था, जिसे दबाते ही उस टेबल पर रखा हुआ सर धड़ से अलग हो जाता था। तन्वी ने जैसे ही उस टेबल को देखा उसकी आंखें बड़ी हो गई। अब तक तो उसे लग रहा था कि राजवेंद्र सिर्फ उसे डरा रहा है, लेकिन अब उसे टेबल को देखकर सच में उसकी रूह कांपने लगी थी। गलती से भी अगर राजवेंद्र ने उसे सच में ये सज़ा दे दी तो उसकी तो ज़िंदगी खत्म। उसके बाद वो चंदा और राजवेंद्र को अलग करके क्या ही हासिल कर लेगी, जब वही इस दुनिया में नहीं रहेगी तो उन दोनों को एक दूसरे से दूर करने का मतलब ही क्या बनता है। वो राजवेंद्र की तरफ देखते हुए बोली, खबरदार अगर तुमने मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ करने का सोचा भी तो मैं भी एक राजा की बेटी हूँ, कोई ऐरा गैरा इंसान नहीं जिसे तुम इस तरह की सज़ा दोगे। राजवेंद्र मुस्कुराया और बोला, तुम बेशक से जो कोई भी हो, लेकिन फ़िलहाल तो तुम सिसोदिया महल के लिए एक अपराधी हो और मेरे लिए मेरी बीवी की मर्डरर। उसकी बात पर तन्वी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अभी तक उसने चंदा की जान नहीं ली थी, लेकिन राजवेंद्र उस पर चंदा के मर्डर का इल्ज़ाम लगा रहा था। वो जल्दी से बोली, मैंने अभी तक उसे जान से मारा नहीं है, जो तुम मुझे उसका मर्डर बोल रहे हो और मुझे इस तरह की सज़ा दे रहे हो। राजवेंद्र भी बिना किसी एक्सप्रेशंस के बोला, ये कैसे यकीन कर लूँ कि चंदा जिंदा है? मेरे लिए तो जिस पल तुमने उसे अगवा किया उसी पल वो खत्म हो गई। अब मुझे अपनी चंदा के गुनाहगारों को सज़ा देनी है। और आप लोग भी बताइए, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? क्या एक रानी साहिबा को मारने वाले इंसान को
इस तरह की सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। उसकी बात सुनकर वहाँ जितने भी दास दासी खड़े थे सब लोग हाँ में अपना सर हिलाने लगे। तन्वी ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। राजवेंद्र अब उसे एक झटके से खींचते हुए आगे की तरफ लेकर आया और फिर उसकी गर्दन को पकड़कर उसके गर्दन को सीधा टेबल पर लगा दिया। तन्वी के हाथ पैर फूलने लगे थे। डर की वजह से उसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। वो कुछ कहती उससे पहले ही राजवेंद्र ने उस कटर पर अपना हाथ रखा और फिर उसे नीचे की तरफ लाने लगा। तन्वी के पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। किसी भी पल वो कटर तन्वी के धड़ को अलग करते हुए उसकी जान ले सकता था। राजवेंद्र की गहरी नज़रें तन्वी पर ही थी। वो इस चीज़ पर वक्त बर्बाद नहीं कर सकता था कि वो खुद से चंदा का पता लगवाए। ऐसे में अगर देरी हो जाती तो वो सच में कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाता। इसलिए उसके पास एक ही तरीका था कि उसे चंदा का पता तन्वी के मुँह से उगलवाना था और उसके लिए उसके पास बस एक ही तरीका था। मनोहर जी चुपचाप ये सब कुछ देख रहे थे। उन्हें इतना तो यकीन था राजवेंद्र पर कि वो सच में अपना होश नहीं खो सकता। अगर वो कुछ कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। वो कटर अब तन्वी की गर्दन के बिल्कुल पास पहुंच चुका था। तन्वी खुद को राजवेंद्र से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राजवेंद्र ने उसकी गर्दन पर अपना हाथ कसा हुआ था और अब उसके इशारे पर एक दासी जल्दी से आगे की तरफ आई और उसने तन्वी के सिर पर अपने दोनों हाथ रख दिए, जिससे अब तन्वी चाह कर भी वहां से हट नहीं सकती थी। ऊपर से उसके गर्दन और उसके सिर पर इतना ज़्यादा दबाव था कि दर्द से उसकी जान निकलने लगी थी। अगले ही पल उसे वो कटर अपनी गर्दन से हल्का टच होता हुआ महसूस होने लगा। डर के मारे उसके हाथ पैर थर थर काँपने लगे थे। फिर वो जोरों से चिल्लाई, चंदा सिसोदिया राइजिंग बिल्डिंग्स में है। वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ममता और मीना दोनों वहाँ पर उसके साथ हैं। उन लोगों ने ही चंदा को अगवा किया है। मैंने तो बस उनका साथ दिया है। कोई पता नहीं वो लोग कब चंदा की जान ले ले। इसलिए बेहतर होगा तुम मुझे छोड़कर सीधा चंदा के पास जाओ राजवेंद्र। जैसे ही उसने कहा राजवेंद्र का हाथ रुक गया था। वो तन्वी को गहरी नज़रों से देख रहा था, जैसे यकीन करने की कोशिश कर रहा हो कि क्या तन्वी सच कह रही है। लेकिन ऐसी हालत में कोई झूठ तो नहीं बोल सकता। उसने अब कटर साइड में किया और अगले ही पल तन्वी की कलाई कसकर पकड़ते हुए उसे ऊपर की तरफ खींचा। तन्वी डर से कांपते हुए उसकी तरफ देख रही थी। उसने पहली बार राजवेंद्र का ऐसा रूप देखा था। राजवेंद्र उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, अगर तुमने मुझसे झूठ कहा हुआ तो तुम सच में बहुत पछताओगी तन्वी। अब तक तुमने सिर्फ एक राजा और एक दोस्त को देखा था, लेकिन अगर मेरी चंदा को कुछ हुआ तो तुम एक पति को देखोगी। वो पति जो अपनी पत्नी के लिए कुछ भी कर सकता है। उसकी धमकी सुनकर तन्वी का डर से और भी ज़्यादा हाल खराब हो गया, लेकिन उसने राजवेंद्र को झूठ नहीं बोला था। सच में सिसोदिया राइजिंग बिल्डिंग्स, जो कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, उसी में चंदा को रखा गया था। ये सोचकर कि राजवेंद्र दुनिया भर में चंदा को ढूंढेगा, लेकिन वो अपनी ही जगहों पर एक नज़र भी नहीं डालेगा। राजवेंद्र ने अब तन्वी को खींचते हुए बाहर की तरफ लेकर जाना शुरू किया। तन्वी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन जब राजवेंद्र ने उसे गाड़ी में धकेला और फिर दो सर्वेंट को उसके साथ बैठने का इशारा किया तो वो समझ गई कि राजवेंद्र अकेले वहाँ पर नहीं जाएगा, वो उसे अपने साथ ही लेकर जाएगा। वहीं मनोहर जी भी आगे की सीट पर राजवेंद्र के साथ बैठे और अब उनकी गाड़ी सिसोदिया राइजिंग बिल्डिंग के लिए निकल चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ सिसोदिया राइजिंग बिल्डिंग, जहां बिल्डिंग के 10th फ्लोर पर ऊपर किनारे की तरफ एक जंजीर लटक रही थी और इस जंजीर से किसी के हाथ बंधे हुए थे। वो कोई और नहीं चंदा थी, जिसके मुंह पर टेप लगाई गई थी और उसे कुछ इस तरह से वहां सामने की तरफ लटकाया गया था, जिससे अगर वो जंजीर जिससे चंदा के हाथ बंधे हुए थे उसे खींचा जाए तो सीधा नीचे जाकर गिरे, वो भी सीधा ग्राउंड पर। चंदा का पूरा बदन इस वक्त पसीने से भरा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी आंखों के सामने बस एक ही शख्स का चेहरा घूम रहा था और वो थे उसके राजा साहब। हर बढ़ते पल के साथ उसकी हिम्मत टूट रही थी और उसकी कलाइयों पर उन जंजीरों से सिर्फ निशान ही नहीं बने हुए थे, बल्कि गहरे जख्म होने लगे थे। उसकी कलाइयों पर खून आने लगा था। उसके सामने ही ममता और मीना बैठी थी। ममता हंसी और बोली, अब जाकर मेरा बदला पूरा होगा। मेरे बेटे को उस खाई में गिराया था ना तुमने, कितना तड़पा होगा वो बेचारा, कितना दर्द हुआ होगा उसे, और आज उस दर्द का बदला मैं
तुम्हें यहाँ गिरा कर लूँगे, लेकिन अभी नहीं, जब तक तुम्हारे राजा साहब तुम्हें ढूंढते हुए वहाँ पर आएंगे। अगर उनकी आंखों के सामने गिरोगी तो क्या ही नज़ारा होगा, कितना मज़ा आएगा। तभी तो उसे पता चलेगा कि दर्द क्या होता है, तकलीफ़ क्या होती है। जब हमारी ही आंखों के सामने हमारा कोई मरता है तो सिर्फ वो नहीं, हम भी दर्द से तड़पते हैं। चंदा उसकी बातें सुन रही थी, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी क्योंकि उसके मुंह पर टेप लगी हुई थी। मीना हंसते हुए बोली, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था चंदा कि बड़ी रानी साहिबा से पंगा मत लो। तुम ठहरी एक साधारण सी दासी, तुम कहाँ बड़ी रानी साहिबा के सामने टिक पाओगे। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और देखो अब क्या हालत हो गई है तुम्हारी। पर कोई बात नहीं, बहुत जल्दी तुम्हें तुम्हारे दर्द से आज़ादी दी जाएगी। बस एक बार तुम्हारा राजा साहब यहाँ पर पहुँच जाए, उसके बाद तुम्हें सिर्फ नीचे ही नहीं बल्कि सीधा ऊपर आसमान में भेजा जाएगा, जहाँ तुम आराम से हम सब लोगों को देखना कि कैसे हम तुम्हारे राजा साहब का ख्याल रखते हैं। अरे जब वो तुम्हें मरते हुए देखेगा तो बेचारा ठीक थोड़ी ना रह पाएगा, उसका मानसिक संतुलन तो बिगड़ ही जाएगा ना। ऐसे में उसका ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। मीना की बातें सुनकर चंदा की आंखों में आंसू और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगे, क्योंकि वो भी तो ये जानती थी कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसके राजा साहब कहाँ ठीक रह पाएंगे, वो जीते जी मर जाएगी। और ऐसे में उनकी हालत का फ़ायदा वो घटिया लोग उठाएंगे जो उनकी इस हालत के ज़िम्मेदार भी होंगे। वो रोते हुए अपने राजा साहब के बारे में सोच रही थी, तभी उसकी नज़र सामने से अंदर की तरफ आती हुई एक गाड़ी पर गई। उसकी आंखें बड़ी हो गई। अगर राजवेंद्र ने उसके पास आने की कोशिश की तो उसके चंदा के पास पहुंचने से पहले ही ममता उस जंजीर को छोड़ देगी जिससे उसने चंदा को ऊपर लटकाया हुआ था, और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। चंदा राजवेंद्र की तरफ देख रही थी जो अपनी गाड़ी से उतर रहा था। गाड़ी से उतरने के बाद उसकी नज़रें इधर उधर घूम रही थी। उसके साथ ही मनोहर जी गाड़ी से उतरे और तन्वी भी राजवेंद्र के साथ ही थी। उसे राजवेंद्र के साथ देखते हुए ममता और मीना दोनों के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा था। ममता दांत पीसते हुए बोली, मुझे पहले ही पता था कि ये तन्वी किसी काम की नहीं, इससे बड़ी बड़ी बातें करनी आती है। राजवेंद्र ने इसके गाल पर एक थप्पड़ लगाया नहीं कि ये तोते की तरह सब कुछ रख देगी, इसलिए मैंने ये सारा प्लान बनाया था कि अगर राजवेंद्र हम तक पहुंच भी जाए तो चंदा उसे कभी हासिल ना हो। मीना मुस्कुराते हुए बोली, मानना पड़ेगा आपको बड़ी रानी साहिबा, बेशक से अब आप महल में नहीं रहती, लेकिन आपने पूरी तरह से साबित कर दिया है कि आपसे ज़्यादा बेहतर राजनीति कोई नहीं जानता। दुश्मनों को कैसे धूल चटानी है इसमें तो आपको महारत हासिल है। ममता जी तिरछा मुस्कुराई और बोली, वो तो है ही, और अब एक बार फिर से पूरा सिसोदिया अंपायर मेरे हाथों में होगा। बस ये चंदा और इसके राजा साहब को ठिकाने लगा दूं, उसके बाद ना सिर्फ मेरे राजवीर की आत्मा को शांति मिलेगी बल्कि पूरा बागडोर मेरे हाथों में होगी। और तब पता चलेगा सबको कि ममता सिसोदिया चीज़ क्या है, कोई यूं ही उसे हरा नहीं सकता। मीना हंसकर बोली, बस एक बार ये राजवेंद्र ऊपर आ जाए। ये बोलते हुए उसने एक बार फिर से नीचे राजवेंद्र की तरफ देखा जो अभी भी इधर उधर देख रहा था। ममता गुस्से से बोली, इतना वक्त क्यों लग रहा है, मुझसे अब और ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो रहा, मुझे इस चंदा को नीचे गिराना है, लेकिन पहले राजवेंद्र तो ऊपर आए। ये बोलते हुए उसकी फ्रस्ट्रेशन उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ राजेंद्र ने तन्वी की तरफ देखा और बोला, तुमने तो कहा था कि वो लोग कंस्ट्रक्शन साइट पर हैं, लेकिन यहाँ पर तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। तन्वी तुरंत बोली, लेकिन मैंने तुम्हें कहा तो था कि वो लोग ऊपर। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही राजवेंद्र ने अपनी कमर से गन निकाली। तन्वी एकदम शॉक्ड रह गई। राजवेंद्र वो गन उसके माथे पर पॉइंट करते हुए बोला, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पागल बना दोगी तो भूल जाओ तन्वी शेखावत। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें ख़त्म कर दूं, लेकिन जब तक मुझे मेरी चंदा नहीं मिल जाती तब तक तुम्हारी सांसें चलती रहेगी और तुम ही मुझे मेरी चंदा के पास लेकर जाओगी। तन्वी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर राजवेंद्र कर क्या रहा है। वो उसे बताने की कोशिश कर रही थी कि चंदा ऊपर टॉप फ्लोर पर है, जहाँ ममता और मीना ने अब तक तो ना जाने उसका क्या हाल कर दिया होगा, लेकिन राजवेंद्र तो उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। अब वो तन्वी की तरफ देखते हुए बोला, चलो जल्दी से गाड़ी में बैठो। तन्वी तुरंत बोली, लेकिन क्यों राजवेंद्र, मैं तुम्हें बता तो रही हूँ ना, चंदा
राजवेंद्र उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोला, इससे पहले कि मैं अभी इसी वक्त यहाँ पर तुम्हारा खेल खत्म कर दूँ, मैंने कहा चुपचाप गाड़ी में बैठो अभी इसी वक्त। उसकी बात सुनकर अब तन्वी के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। राजवेंद्र के साथ मनोहर जी भी गाड़ी में बैठने लगे, लेकिन राजवेंद्र उनकी तरफ देखते हुए बोला, अब मैं आपको अपने साथ आगे नहीं लेकर जा सकता बाबा, मैं मेरी चंदा को खुद ढूंढ लूँगा, आप गार्ड्स के साथ वापस जाइए। मनोहर जी तुरंत बोले, लेकिन ऐसे कैसे? राजवेंद्र उनकी बात पूरी होने से पहले ही उनके करीब हुआ और उनके कंधे पर अपना हाथ रखकर बेहद आराम से बोला, मैं आपसे वादा करता हूँ बाबा कि मैं हमारी चंदा को कुछ नहीं होने दूंगा, उसे एक खरोच भी नहीं आने दूंगा। और रही बात उसके गुनाहगारों की, तो उन्हें अब सज़ा मैं खुद अपने हाथों से दूंगा। मनोहर जी ने अब कुछ नहीं कहा, बस अपना सर हाँ में हिलाया और वहाँ खड़ी दूसरी गाड़ी में बैठ गए जिसमें गार्ड्स आए थे और अब वो गार्ड्स के साथ वहाँ से निकल चुके थे। तन्वी अभी भी राजवेंद्र की तरफ देख रही थी, लेकिन अब उसने राजवेंद्र से कुछ कहा नहीं। राजवेंद्र भी अब ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और उनकी गाड़ी भी वहाँ से निकल गई। ऊपर खड़ी मीना और ममता जी के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस थे। मीना ममता जी की तरफ देखते हुए बोली, ये क्या बात हुई रानी साहिबा, ये राजवेंद्र तो यहाँ तक आकर भी अपनी चंदा के पास नहीं आया। कहीं अब इसका अपनी चंदा से लगाव खत्म तो नहीं हो गया? कहीं इसने भी तन्वी के साथ रहने का तो नहीं सोच लिया? कहीं 5-10 मिनट तन्वी के साथ बिताने के बाद अब इसके इरादे बदल गए हों? ममता जी ने अब चंदा की तरफ देखा और बोली, तू बता चंदा, क्या सच में तेरे राजा साहब के इरादे बदल गए? चंदा जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वो मुस्कुराते हुए ही बोली, मेरे राजा साहब कभी मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते और उनके दिमाग में कब क्या चल रहा है ये तुम जैसे लोग भी नहीं सोच सकते। ममता जी के चेहरे पर अब त्योरियां आने लगी, लेकिन अगले ही पल वो हंसी और बोली, कुछ ज़्यादा ही यकीन नहीं है तुझे तेरे राजा साहब पर? लेकिन अपनी आंखें खोल चंदा, अगर सच में उसे तुझसे प्यार होता तो अब तक तो वो तुझे छुड़ाने के लिए यहाँ तक पहुँच चुका होता, लेकिन वो तो यहाँ तक आकर भी तेरे पास ही नहीं आया। बड़ी ही फूटी किस्मत है तेरी, पूरी ज़िंदगी तू अपने राजा साहब के प्यार के लिए तरसती रही और अब भी तुझे तड़पना ही पड़ेगा। लेकिन मैं हूँ ना सिसोदिया महल की बड़ी रानी साहिबा, जिसने आज तक अपने महल में कभी किसी को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आने दी, तो अब भला तुझे भी मैं कोई तकलीफ़ कैसे होने दूंगी? चंदा चुपचाप उनकी तरफ देख रही थी। ममता जी एक बार फिर से बोली, पूरी ज़िंदगी तू अपने राजा साहब के लिए तड़पे, इससे बेहतर तो यही है ना कि मैं तेरी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ। तू ना जिंदा रहेगी, ना तुझे अपने राजा साहब के लिए तड़पना पड़ेगा। उनकी बात सुनकर चंदा की आंखें बड़ी हो गई। कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा था जैसे राजवेंद्र को शायद ममता जी की साजिशों की भनक लग गई है, इसलिए वो ऊपर नहीं आया ताकि चंदा की जान को कोई खतरा ना हो। लेकिन अब अगर ममता जी यूं ही उसे मारने वाली हैं तो क्या फ़ायदा राजवेंद्र का वहाँ से जाने का? अगर वो यहाँ पर आता तो कम से कम वो अपने राजा साहब की बाहों में तो मरती। उसके एक्सप्रेशन देखकर ममता जी हंसकर बोली, क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर ये डर क्यों नज़र आने लगा? अब तक तो तुम मुस्कुरा रही थी, लेकिन लगता है अब तुम्हारा सच्चाई से सामना हो रहा है। डरो, जितना डरना है उतना डरो, क्योंकि तुम्हें इस ममता सिसोदिया से डर कर ही रहना चाहिए था। लेकिन तुमने तो इसे अपनी आंखें दिखाई और अब देखो तुम्हारी आंखें बंद कर तुमसे तुम्हारी ज़िंदगी ये ममता सिसोदिया ही लेने वाली हैं। ये बोलकर अब उन्होंने नीचे गिरी हुई जंजीर को अपने हाथों में उठाया। वो जंजीर खींचते ही चंदा सीधे नीचे गिरने वाली थी। उसका दिल इस वक्त जोरों से धड़क रहा था और वो सांसें रुकने की कगार पर आ चुकी थी। एक पल के लिए उसने अपनी आंखें बंद की और अपने राजा साहब को याद करने लगी। उनके साथ बिताया हुआ हर एक लम्हा उसकी आंखों के सामने गुजर रहा था। बचपन में वो दिलों में बढ़ती हुई नज़दीकियाँ, जवानी आते आते एहसासों का फूटना और शादी से पहले की वो लड़ाइयाँ और उनका वो पहला मिलन, और फिर आखिर में शादी के बाद के वो पल जो एक एक पल उसके लिए सदियों की तरह था। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी थी। ममता जी उसके चेहरे की तरफ ही देख रही थी और उसकी आंखों से बहते हुए आंसू देखकर अब उनके दिल को सुकून मिल रहा था। वो शैतानों की तरह हंसकर बोली, बस यही आंसू देखना चाहती थी मैं तेरी आंखों में। अब जाकर मेरे दिल को सुकून मिला है और अब तुम्हारा इस दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। ये बोलते हुए उनकी नज़रें चंदा पर ही थीं।
चंदा ने अब अपनी आंखें नहीं खोली और ममता जी ने एक झटके से वो जंजीर खींची और फिर अगले ही पल नीचे की तरफ छोड़ दी। दूसरे ही पल चंदा जोरों से चिल्लाई और सीधा नीचे की तरफ गिरी। तकरीबन 2 घंटे बाद सिसोदिया महल। 4 लोग महल के दरवाजे से होते हुए अंदर की तरफ आए। उन्होंने अपने कंधे पर एक स्ट्रेचर उठा रखा था और अब वो स्ट्रेचर उन्होंने नीचे की तरफ रखा। उस स्ट्रेचर पर एक डेड बॉडी थी और सामने राजवेंद्र खड़ा था अपनी जगह पर बिल्कुल सुन्न होकर। राजवेंद्र अपने सामने रखी हुई डेड बॉडी की तरफ देख रहा था और अब एक दासी ने आकर उस डेड बॉडी के चेहरे पर से कपड़ा हटाया तो सब लोगों को उस डेड बॉडी का चेहरा नजर आया। वो कोई और नहीं ममता जी थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही। उन्हें देखते हुए किसी की आंखों में भी आंसू नहीं थे और ना ही किसी का चेहरा मायूस हो रहा था। सामने की तरफ ही मीना भी खड़ी थी जिसके हाथों पैरों को जंजीरों से बांधा हुआ था। वो जिंदा थी लेकिन उसकी हालत अब शायद किसी कुत्ते से भी ज़्यादा बदतर होने वाली थी। तभी 2-3 दासियों के साथ चंदा वहां पर आई और आकर राजवेंद्र के पीछे खड़ी हो गई। इस वक्त वो काफ़ी थकी हुई और कमज़ोर सी लग रही थी। उसने जैसे ही राजवेंद्र के कंधे पर अपना हाथ रखा, राजवेंद्र तुरंत उसकी तरफ घुमा और धीमी सी आवाज़ में बोला, तुम यहाँ पर क्यों आई हो चंदा? मैंने मना किया था ना, तुम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। चंदा ने सामने ममता जी की तरफ देखा और फिर अपनी नज़रें सामने ही खड़े मनोहर जी की तरफ उठाकर बोले, ऐसे कैसे मैं कमरे में रह जाती राजा साहब? मुझे अपना परिवार भी तो संभालना है। ये जो कुछ भी हुआ है वो मेरी वजह से ही तो हुआ है। ये बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। राजवेंद्र ने तुरंत उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और बोला, चुप, बिल्कुल चुप हो जाओ। तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर कुछ लोगों के कर्म ही ऐसे थे कि उनके लिए यही सज़ा बनी हुई थी। तुम्हें अपने दिल पर भार लेने की ज़रूरत नहीं है चंदा। अगर लोग गलत करेंगे तो हमें हर बार चुपचाप सब कुछ सहने की ज़रूरत नहीं है। अगर सामने से कोई हम पर वार करेगा तो हमें भी खुद को बचाने के लिए उन पर वार करना होगा। ये बोलते हुए उसकी नज़रें वापस ममता जी पर आ गई थी और अब याद किया उसने वो वक्त जब ममता जी ने चंदा को ऊपर की तरफ रस्सी से बांधा हुआ था। जब उन्होंने देखा कि राजवेंद्र बिना चंदा को लिए ही वहाँ से वापस चला गया है तो उन्होंने चंदा को बहुत सारी बातें सुनाई और फिर उसकी उस रस्सी को छोड़ दिया था। देखते ही देखते चंदा सीधा नीचे ज़मीन पर गिरी, लेकिन आखिरी वक्त पर किसी ने उसके पैरों को कसकर पकड़ लिया जिससे चंदा किनारे पर लटक चुकी थी। उसके हाथ नीचे की तरफ लटके हुए थे और उसके पैरों को किसी और ने नहीं बल्कि राजवेंद्र ने ही कसकर पकड़ा हुआ था। राजवेंद्र का दिल इस वक्त जैसे धड़कना ही भूल गया था। अगर उससे कुछ पलों की देरी और हो जाती तो वो अपनी चंदा को हमेशा हमेशा के लिए खो देता। वहीं चंदा जोर से चिल्लाई, लेकिन अब जब उसने अपने पैरों पर राजवेंद्र की पकड़ महसूस की तो उसने राहत की एक सांस ली, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था कि बेशक से कोई कुछ भी करे लेकिन उसके राजा साहब हैं उसे बचाने के लिए। वहीं ममता राजवेंद्र को देखकर हैरान रह गई। वो गुस्से से कांपते हुए बोली, नहीं, तुम चंदा को नहीं बचा सकते। इसे तो मरना ही होगा। इसे मैं जिंदा नहीं रहने दूंगी। ये बोलते हुए वो आगे की तरफ आई और राजवेंद्र को पीछे खींचने लगी। राजवेंद्र ने अपना कंधा जोर से उनके मुंह पर मारा। ममता जी पीछे की तरफ लड़खड़ा गई और नीचे ज़मीन पर बैठ गई, लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को संभाला और एक बार फिर से राजवेंद्र को पीछे खींचने लगी। उन्होंने मीना की तरफ देखते हुए कहा, तुम वहाँ पर खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जल्दी से इन दोनों को धक्का दो। बहुत प्यार करते हैं ना ये दोनों एक दूसरे से, तो ये राजवेंद्र भी चंदा के बिना कैसे जिएगा? इसका किस्सा भी खत्म कर देते हैं। ये बोलकर उन्होंने राजवेंद्र को अब पीछे खींचने की बजाय धक्का देने की कोशिश की। राजवेंद्र, जिसने अपने दोनों हाथों से चंदा को पकड़ा हुआ था, वो हैरानी से ममता जी की तरफ देखने लगा। वहाँ पर कोई किनारा नहीं था जहाँ वो अपने पैरों को लगाते हुए खुद को नीचे गिरने से रोक सकता था। उसने बड़ी मुश्किल से चंदा को पकड़ा हुआ था। वो कोई रिस्क नहीं ले सकता था। उसने किसी तरह अपने बाहों को चंदा के पैरों पर लपेटते हुए उन्हें कसकर पकड़ा और खुद पूरी तरह से नीचे ज़मीन पर लेट गया। ममता जी गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी तुम दोनों को। आज मैं अपना बदला लेकर ही रहूंगी। अभी वो बोल ही रही थी कि राजवेंद्र ने तुरंत अपनी कमर से गन निकाली और अगले ही पल सीधा ममता जी के सीने पर शूट कर दिया। ममता जी जो उसकी तरफ बढ़ ही रही थी वो एक झटके से पीछे की तरफ हुई।
मीना जो खुद राजवेंद्र को धक्का देने के लिए आगे आ रही थी वो अपनी जगह पर खड़ी रह गई और तन्वी जो अभी अभी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर की तरफ आई थी वो भी शॉक्ड रह गई। उसके सामने ममता जी की लाश थी। एक गोली में ही ममता जी इस दुनिया से जा चुकी थी और अब राजवेंद्र ने चंदा की तरफ देखा। चंदा दर्द से तड़पते हुए बोली, मुझे ऊपर कीजिए राजा साहब, अब मैं खुद का भार और ज़्यादा नहीं संभाल सकती, मेरे पैर छूट रहे हैं। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए और कल का कहानी का अंतिम पार्ट देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने कहानी को एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले और अंतिम भाग में।